देखिए ज्योतिष ये संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है। जातक जातिका को अगर आपके पास आता है और आपने कुछ कुंडली में कुछ कमियां देखी हैं, संघर्ष देखा है, पीड़ा देखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे भय दिखाएं या भयभीत करें। क्योंकि भ्रांतियां बनी हुई है कि वक्री ग्रह है, स्वयं सो विलंब करेगा, इस घर का फल निकालेगा, ऐसा फल देगा, वैसा फल देगा। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम रत्नों के बारे में बताते हैं कि अगर आपको ये परेशानी है तो आप इसे पहन के आपकी परेशानी थोड़े टाइम में जा भी सकती है। एक ज्योतिष में आता है वास्तु। नमस्कार सर, मेरा नाम कुश गोस्वामी है। एंड जैसे हम आपका भी बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, आपकी इंस्टाग्राम पे रील्स आती हैं, यूट्यूब पे रील्स आती हैं, तो हमें ये इच्छा हुई कि हम आपसे मिल के आएं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के विषय में बहुत कम लोगों को पता है। और एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जो जितना ऊपर से सरल दिखता है, अंदर से उतना ही गहरा है। तो मैं ऐसे कुछ सूत्र आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आप अपनी वीडियोस में बताते हैं कि एक सूत्र देता हूँ, तो आप ऐसे अच्छे अच्छे सूत्र देते हैं जो लोग बहुत अच्छे कर रहे हैं। इनकी वीडियोस पे 200 के 100 के मतलब 2 लाख लोगों ने 1 लाख लोगों ने इनकी वीडियोस देखी और उनपे अच्छे रिस्पॉन्स आए, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। तो हम इसीलिए आज सर से बात करने आए हैं। सर का नाम है अरुण शर्मा। सर, आपको कैसा लग रहा है पॉडकास्ट में आके? पहली बार मुझे लग रहा है नर्वस हो आप। चलिए, सबसे पहले तो मैं अपने उन दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि जो मैं देख रहा था कि कुछ कुरीतियाँ चल रही हैं, भ्रम चल रहा है, तो उन्होंने शायद मेरी इन बातों को समझने का प्रयास किया और उसे देखा और सराहा। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, देखिए ज्योतिष ये संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये सार है। जिस वक्त व्यक्ति पैदा होता है तो उस वक्त व्यक्ति के जो प्रारब्ध हैं उसको निर्देशित करता है कि ये व्यक्ति इस जीवन कालखंड में नेम फेम लेगा, दुख भोगेगा, क्या वैवाहिक जीवन का सुख है, क्या संतान का सुख है, क्या इसको शारीरिक पीड़ा है या शरीर स्वस्थ है, इसकी मृत्यु किस प्रकार होगी, पीड़ादायक होगी, आराम से होगी, किसी तीर्थ स्थान पर होगी, कितना धन है, कितना संघर्ष है। तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष जो दर्शा देता है, एक दर्पण है ये व्यक्ति का। अगर हर व्यक्ति अगर इसे ज्ञान को तरीके से समझे और अपने जीवन को लेके चले, तो मैं समझता हूँ कि समाज में जो इस थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, थोड़ी सी कुरीतियाँ हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगी। क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम अगर चल जाता है कि भाई मेरे जीवन का सार क्या है, मुझे किस प्रकार से अपने प्रारब्ध को लेके चलना है, तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम अपने प्रारब्ध की कम, यानी जो पिछले जन्म के कर्म होते हैं हमारे पिछले, उसको भोगने आए हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं, उसे भोगने आए हैं। तो उसके बाद और आप ये भी कह रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आप संपूर्ण जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, देखिए ये ज्ञान ऐसा है ना कि इसमें हम कम से कम इतना तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई अगर यदि हम कोई अधर्म कर रहे हैं, कुकर्म कर रहे हैं, तो वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं है। लालच है, स्वार्थ है, काम वासना है, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। और ऐसा करने पर इसके जो रिजल्ट आते हैं वो बड़े नेगेटिव आते हैं, बहुत खराब आते हैं। तो जीवन अगर कहीं संघर्ष में है तो देखिए कि उस संघर्ष में और संघर्ष बढ़ जाता है। तो ज्योतिष उसे सावधान करता है कि ऐसा करने से आपको इन फलों की प्राप्ति होगी, जिसमें आपको अनेकों प्रकार के कष्ट, पीड़ा या दुख या अपमान या एलिगेशन आपको लेके चलना पड़ेगा। वो जीवन फिर आपका नरक ही हो जाएगा। तो सर, सही बताऊं तो मुझे तो नहीं पता मेरी कुंडली के बारे में कुछ भी, बट मैंने बहुत चीजें सुनी है। जैसे आजकल बहुत एप्स भी आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, बट कहीं ना माइंड में रहता ही है कि यार ये जो एस्ट्रोलॉजर है, क्योंकि कई सारे लोगों ने बहुत धारणाएं बना रखी हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट आपको पता है कि कुछ निगेटिव पीपल्स भी हैं एस्ट्रोलॉजी। तो मैं आपकी बात समझ गया, मैं यही रुकना चाहूँगा। दरअसल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इसका काम डराना नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ मैं आपको, इसका काम डराना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, जातक जातिका को अगर आपके पास आता है और आपने कुछ सी कुंडली में कुछ कमियां देखी हैं, संघर्ष देखा है, पीड़ा देखी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे भय दिखाएं या भयभीत करें। एक गुरु की तरह उसे एक सही दिशा, एक सही आत्मबल की प्रेरणा दें, ना कि उसे हम भय दिखा के, डरा करके और कहीं ना कहीं उसका आत्मबल कमजोर करें। तो मैं तो ये मानता हूँ कि ज्योतिष एक गुरु है, तो एक सही दिशा देने का कार्य करती है। ये ज्योतिष के माध्यम से हम अपना तो पता कर ही सकते हैं। मतलब जैसे मुझे कुंडली देखनी नहीं आती, तो मैं कैसे देख सकता हूँ अपनी कुंडली? मान लो कि जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि टाइम पता हो, जगह पता हो, और किस दिन हुआ है ये पता हो, बाकी 2-4 चीजें और बोलते हैं। तो उन चीजों से अगर मैं अपनी कुंडली देखना चाहूँ, जैसे मुझे नहीं पता कितने ग्रह होते हैं या क्या कौन सा ग्रह किस चीज के लिए अच्छा होता है, तो आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखिए, एक्यूरेट टाइम तो कभी हो ही नहीं सकता, जो मेरा व्यक्तिगत शोध है।
क्योंकि इस बात को जैमिनी जी ने अपने शब्दों में अलग व्यक्त किया है, पराशरी ने अपने शब्दों में किया, वारामिहिर ने अपने शब्दों में अलग इसे कहा है। अब क्या कहा है कि भाई जैसे बच्चा पैदा हो रहा तो जो उसका प्रथम भाग इस मृत्युलोक में आता है उसे हम जन्म माने, कुछ आधा शरीर उसका इस मृत्युलोक में आ रहा है तो उसे जन्म लगन माने, पूरा उसका शरीर इस मृत्युलोक में आ रहा है तो उसे जन्म माने, या जिस वक्त उस बच्चे को थोड़ा सा रुलाया जाता है थपथपा के कि उसे जन्म माने। तो ये बड़ी अलग अलग व्याख्याएं हैं, लेकिन ऑल ओवर एवरेज अगर मैंने अनुभव किया कि अगर हम इन तीनों चारों टाइमों को कन्वर्ट करके और एक टाइम बना लें कि उसका पूरा शरीर इस मृत्युलोक में आया, अगर हम उसी ही टाइम को लेके चलें तो लगभग 99% वो सार्थक होता है, वो सही सिद्ध होता है। सर आप एक चीज के लिए और फेमस हो कि आपने ज्योतिष में शोध किया है, जिसे आप कहते हैं। आप कितने 13-14 साल से, नहीं लगभग 18 वर्ष। आप लगभग 18 वर्ष से एस्ट्रोलॉजी की स्टडी कर रहे हो। और आपने मेरा कोई गुरु नहीं है। हाँ। मैंने स्वयं ही प्रकृति का आदेश हुआ मुझे, शायद मेरी कुंडली में योग है। हाँ जी। तो मैंने बड़ा परिश्रम किया, खुद ही पढ़ा और आपने कहीं, आपने पूरे इंडिया में जगह भी घूमी जी। तो ज्यादातर लोग नहीं करे ये चीज, लोगों ने नहीं करी कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट को लेके इतनी रिसर्च की, उतना फील्ड और ज्योतिष जैसे विषय को लेकर। तो आपको क्या मिला, क्या पाया आपने इस विषय में? मैं कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं करूंगा, मैं किसी के कंपटीशन में नहीं हूं और ना ही मैं कहीं किसी का विरोध करता हूं। सब मान्य है, सबका सम्मान है, सब ठीक है, अपना अपना तर्क है, अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, उसे किस तरह से हमें लेके चलना है ये तो व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है ना। तो मैं इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। देखिए मैं आज आपको एक कुछ सूत्र बताना चाहूँगा, ज्योतिष के चमत्कार, बड़े सरल सूत्र हैं कि आज के दौर में हर व्यक्ति को धन चाहिए। तो मैंने पिछले कुछ वीडियो में बताया है, चलिए कुछ आज और बता देता हूँ बड़ी सरलता के साथ कि अपनी पत्रिका खोलें और ये देखें कि मैंने आपको बताया ना 12 भाव होते हैं, 12 राशियाँ होती हैं, बता चुका हूँ। तो तीसरे या छठे भाव में बुध महाराज को वक्री कही है और उसकी महादशा बुलाई है, अतुल्य धन संपदा प्राप्त होती है। थोड़ा सा मेरा ज्ञान रहा है कि आप तीसरे छठे घर में बुध को वक्री कीजिए और अति धनवानों की स्थिति में आपको लाके ये विराजमान कर देगा। एक सूत्र और देता हूँ बहुत सरलता से, मैं देखिए सरलता देता हूँ जिससे कि सभी युवक युवतियाएं इसके रहस्य को समझें और इसकी महत्ता बढ़े और इसके पढ़ करके इसको समझ करके अपने जीवन में अनुसरण करते हुए अगर चलें तो निसंदेह जीवन के आधे से ज़्यादा संघर्ष उनके वहीं समाप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि लाभ भाव यानी एकादश भाव 11वां भाव, उसका स्वामी लगन में बैठा दीजिए आप, या 10वां भाव बैठा दीजिए और महादशा उसकी अगर जीवन काल में आ जाती है तो देखिए आप ब्रांड बन जाएंगे, नेम फेम प्राप्त हो जाएगा आपको। मैं ये कहता हूँ कि जितना भी आपका पैसा है आपके पास, अपने नाम से आप कार्य कीजिए, सारा पैसा लगा दीजिए उस कार्य में, निश्चित रूप से आप नेम फेम लेंगे। जो ब्रांड बनते हैं ना उनकी कुंडलियाँ उठाइए, उसमें से आपको अधिकांश इस तरह की महादशा के ही लोग व्यक्ति प्राप्त होंगे, आपको मिलेंगे कि वो महादशा लगी और वो ब्रांड एम्बेसडर बन गए। एक सूत्र और देता हूँ, एकादश भाव में शनि को महाराज के विराजमान कीजिए। अब शनि को लेके तो बड़ी बड़ी भ्रांतियां लोग डराते हैं, भय दिखाते हैं, कर्म के दाता है। शनि महाराज की महादशा जब आती है तो देखिए इनकम इतनी तेजी से बढ़ती है और इनकम के साथ साथ ये देखिए कि वो इस प्रकार बढ़ती है कि जैसे साथ में किसी व्यापारी का ब्याज, अतुल्य धन संपदा प्राप्त होती है। वो खुद व्यक्ति शॉक्ड हो जाता है कि मुझे आशा से कहीं ज़्यादा मुझे धन प्राप्त हो गया, क्या मैं इस लायक था, क्या मेरे में इतना स्ट्रेंथ थी, वो खुद सोचता है। 12वें भाव में बृहस्पति को बलवान करके बैठाइए, जबकि 12वें भाव की भ्रांतियाँ हैं कि साहब 6, 8, 12 बहुत गंदे घर होते हैं। देखिए मैं तीसरे छठे घर की व्याख्या दी आपको पहले भी दे चुका हूँ। 12वें भाव में बलवान बृहस्पति बैठाइए, बलवान, उसकी महादशा जब आती है तो व्यक्ति जितना खर्च करेगा, जितना खर्चीला होगा, जितना खर्चा करेगा, उससे कहीं अधिक उसे पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कितने सरल सूत्र देता हूँ मैं ज्योतिष के, इसकी महत्ता देखिए ना कि मैं कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ
अपने अपनी कुंडली खोलिए, लगाइए, देखिए। और जिन लोगों की महादशाएं चल रही हैं तो वो शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि ब्रांड बन गए। एक मैंने आपसे कहा था कि जैसे कि रत्न स्टोन पहना, कि साहब लगन का है, भाग्य का है, पंचम का है, पहन लिया। तो मैंने कहा था कि निर्देशित भाव, वो किन भावों को निर्देशित कर रहा है। अब लग्नेश है, 6, 8, 12 को प्रदर्शित कर रहा है, तो क्या करेगा? मृत्यु तुल्य पीड़ा दे देगा, असाध्य रोग दे देगा। और आप कह रहे हैं मैं लग्नेश का रत्न बना हुआ, कहीं वो अस्त का है, लग्नेश अस्त हो गया, भाग्य अस्त हो गया। देखिए एक सूत्र दे रहा हूँ, पंचमे अस्त हो गया, रत्न बना दिया, स्टोन बना दिया, भाई और खराब हो जाएगा। उस अस्ता की प्रभाव को आपने और बढ़ा दिया, उसकी शुभता एक तो ऑलरेडी नष्ट हो चुकी है और उसकी अशुभता को आप और स्टोन पहन करके बढ़ा रहे हैं। तो उसी प्रकार मैं आपको एक निर्देश देता हूँ। देखिए जैसे मैंने अभी कहा था ना, शेयर मार्केट में कौन जाए, मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं कि साहब हम सेशन कर सकते हैं, निफ्टी कर सकते हैं, तो शेयर मार्केट में सकते हैं। तो भाई पहले चेक करो कि वो राहु, विशेष रूप से मैं तो कहता हूँ राहु है, बृहस्पति है, शुक्र है, सूर्य है, कोई भी है, अगर वो आपके 2, 4, 8, 11 को निर्देशित कर रहा है तो मैं कहता हूँ कि आप शिक्षा लीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, शेयर मार्केट की सेशंस की शिक्षा लीजिए, एजुकेशन लीजिए आप, और उसके बाद आप लग जाइए। अब फिर देखिए कि किस प्रकार से आप अपार धन संपदा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार मैं आपको एक और देता हूँ कि लोग कहते हैं कि साहब हमने कंपटीशन किया तो क्या हमें सफलता मिल जाएगी। तो मैं आज आपको एक निर्देशन देता हूं कि चाहे महादशा, चाहे अंतरदशा, चाहे प्रतंत्र दशा, चाहे सूक्ष्म दशा, चाहे प्राण दशा में अगर वो ग्रह आ गया है, कौन सा, जो 3, 6, 10, 11 को निर्देशित करता है, भाई कंपटीशन में सफल भी होगे, गोल्ड मेडल भी प्राप्त होगा डेफिनेटली। अगर कोई गोल्ड मेडलिस्ट है, उसे गोल्ड मेडल मिल रहा है, तो अपनी पत्रिका उठाएं और देखें कि या तो वो प्रतंत्र में होगा, महादशा होगी, अंतरदशा होगी उसकी, या सूक्ष्म होगी, या प्राण दशा होगी, उसमें उसका पार्ट ऑफ प्ले चल रहा होगा। और वो किन भावों को निर्देशित कर रहा होगा? 2, 6, 10, 11 इन भावों को निर्देशित अगर कर रहा होगा तो कंपटीशन में सक्सेस होने के बाद गोल्ड मेडल भी प्राप्त करेगा वो। इससे ये साबित हुआ कि जो ज्योतिषी है, जो ज्योतिषी का विज्ञान है, वो जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को भी प्रभावित करता है। हाँ। और जीवन की बड़ी घटनाओं को भी प्रभावित करता है। हाँ। मान लो कि आज मेरा कुछ टाइम चल रहा है, तो वो भी ज्योतिष के माध्यम से बता सकते हैं, और मेरे आने वाले 5 साल कैसे होंगे, हम ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा, आपके संतान कैसी होंगी। 11वें भाव में सूर्य को बैठाइए, पंचम भाव को देखेगा, जहाँ तक कि संतानें नेम फेम वाली होंगी, अगर वो पाप पीड़ित नहीं है तो, या पाप ग्रहों से युक्त नहीं है तो। और एक चीज बताता हूँ, देखिए कभी कभी पाप पीड़ित या पाप ग्रहों की दृष्टियां भी काम कर जाती हैं। सूर्य 11वें भाव में बैठाइए, विराजमान कीजिए, और किसी पापक ग्रह से दृष्टि कराइए। मैं कहता हूँ भाई साहब लोन लीजिए और कार्य को आगे बढ़ाइए। 10 साल का लोन अगर आपने लिया तो 2 साल में उतर जाएगा। चलिए, राहु केतु के विषय में बड़ी भ्रांतियां बनी हैं, बड़ा डरा जाता है। कुछ सूत्र बताए जाते हैं कि राहु जिस भाव में बैठा है उसका डिस्पोर्टर देखिए वो केंद्र कोण में हो, राहु बृहस्पति दृष्ट हो, राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो एक अच्छी अवस्था में हो। लेकिन आज एक अन्य का एक बहुत सरल सूत्र बताता हूँ जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। जो भी राहु की महादशा लेने वाले हैं या केतु की, यह उन पर चल रही है और उन्होंने देखा कि हमारे जीवन में बहुत नेम फेम आना प्रारंभ हो गया, अचानक से धन की वृद्धि होनी शुरू हो गई, तो आज एक सूत्र देता हूं कि राहु और केतु जिस साइन में बैठे हुए हैं, क्योंकि 180 अक्षांश पे बैठते हैं डिग्री पर, उनके डिस्पोइटर, सपोज राहु तीसरे भाव में मेष राशि का विराजमान है मंगल का, तो केतु स्वाभाविक 9वें भाव में शुक्र राशि आएगी, तुला शुक्र की राशि में बैठे हैं। मंगल और शुक्र यदि आपस में केंद्र त्रिकोण में संबंध बना गए तो कोई सनसनी कुछ मत देखिए क्या हो रहा है, कहाँ गया, तैयारी कर लीजिए। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है, आपको मिलेनियम बना देगी। बोल के अपने आराम से बड़ी सरलता के साथ देखिए, भ्रमित मत होइए, डरिए मत।
राहु है, केतु है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। भाई साइंस है ये, इसे चेक कीजिए, इसे पकड़िए ना, क्या कहना चाह रहा है ये, कहाँ बैठा है ये, बस यही ज्योतिष है। देखिए धन का एक सूत्र और देता हूं मैं आपको, बृहस्पति और शुक्र, इसे लगन से मत लगाइए। अब इन दोनों में से किसी की भी महादशा है, बृहस्पति की या शुक्र की, देखिए ना, इसका महत्व बता रहा हूं मैं आपको, जिज्ञासा है आपके पास तो मैं इसकी महत्व बता रहा हूं बड़ी सरलता से, जिससे हर आदमी तक ये शिक्षा पहुंचे, इधर उधर कोई ना भटके। अपनी कुंडली खोल के बड़ी सरलता से, सभी देखिए पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं युवक युवतियाँ, बहुत आराम से देख सकते हैं कि देखा कि बृहस्पति की महादशा चल रही है। यदि बृहस्पति से, केंद्र से ना लगाएं, बृहस्पति से शुक्र केंद्र या त्रिकोण में अगर बैठा है तो बृहस्पति की महादशा धन दे देगी, या शुक्र की महादशा है और शुक्र से बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, विराजमान है, धन दे देगा। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम लगन से ही देखें, हम ग्रहों से भी लगाते हैं कि दोनों शुभ ग्रह एक दूसरे से कहाँ गए, तो केंद्र त्रिकोण लक्ष्मी नारायण योग होते हैं, तो धन आएगा, बिल्कुल प्राप्त होगा। देखिए आज आपको एक अच्छा सरल सूत्र बताता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी किसी का एहसान नहीं लेते, और अगर एहसान लेते हैं तो उसको बड़ी तेजी के साथ उसका वो एहसान उतारते हैं, और एहसान के साथ साथ में कुछ इस प्रकार का करना चाहते हैं कि वो सामने वाला व्यक्ति अपने द्वारा किया गया एहसान भूल जाए और उसे लगे कि भाई इसने मुझसे ज़्यादा कहीं मुझ पर एहसान किया है। अगर 10th लॉर्ड बलवान है या शनि अगर 10वें घर में बलवान होकर बैठा है, तो निश्चित रूप से आप उस पर फेथ कर सकते हैं कि वह व्यक्ति के अंदर इतने गुण होंगे कि वो सामने के वाले के द्वारा किया गया कोई भी, अगर किसी भी अपने स्ट्रगल सफ़र में, लाइन में अगर स्ट्रगल है और कोई व्यक्ति आकर उसकी सपोर्ट करता है, उसकी मदद करता है, तो वो उसे हमेशा याद भी रखेगा। और जिस वक्त वो अपने सुख की चरम सीमा पर, उन्नति की चरम सीमा पहुँचता है, तो उस एहसान को नहीं भूलता और उसके एहसान को उतारने का तत्पर सदैव बना रहता है कि इसका एहसान मैं किस प्रकार उतारूं, और इतना उतारूं कि इसके द्वारा किया गया एहसान मेरे द्वारा किए गए कार्य से के सामने छोटा हो जाए। यह आज आपको एक छुपा हुआ सूत्र देता हूँ कि हम किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं। तो अगर ऐसे किसी जाति कुंडली में अगर है तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमने अगर इसके लिए कुछ किया है तो ये स्वार्थी नहीं है, छल कपटी नहीं है। बृहस्पति या शुक्र का जो है ना, ये इसमें कॉन्सेप्ट ये जोड़ना था कि व्यक्ति शिक्षित भी नहीं है, जो कहा ना मैंने त्रिकोण में आ जाए, दोनों एक दूसरे से महादशा आ जाए, तो व्यक्ति देखते हैं ना कि हम अंगूठा टेक होता है, रिकॉर्डिंग मत करना है सर, होता ना सर कि व्यक्ति शिक्षित भी नहीं लेकिन धनवान है, ऐसे लोग ही कुंडली में होते हैं। बृहस्पति या शुक्र केंद्र त्रिकोण में, पंचम या दशम या सप्तम या चतुर्थ, बहुत छोटा। देखिए आज आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि व्यक्ति कहता है ना कि ये पता नहीं हमारे पूर्व भाग के कोई पाप किए हुए हैं, या जैसे आपने सुना होगा पितृदोष हो जाता है कि साहब पितृदोष है, कि पितृदोष में बड़ी बड़ी जो है कमियां बताई जाती हैं कि इसमें व्यापार में, संतान में या स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। लेकिन आज आपको मैं एक अच्छा सूत्र बताता हूँ, अपनी कुंडली लगाइए और ये देखिए कि शनि क्या आपका अश्वनी मगाय मूल का है। शनिदेव जब आप पैदा हुए तो उनका नक्षत्र उन्होंने क्या दिया, अगर शनि अश्वनी मगा मूल का है तो व्यक्ति को इतने संघर्ष करा देता है कि व्यक्ति स्वयं ही अपने उस महादशा कालखंड में कहता है, अपने मुंह से ही स्वीकार करता है कि हाँ ये मेरे पूर्व जन्म के पापों को मैं काट रहा हूँ, फल भोग रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मैंने आपको विशेष रूप से शोध करके मैंने एक सूत्र दिया है कि व्यक्ति अपने मुंह से ही कहता है शनि कर्म के मालिक हैं, न्यायाधीश हैं। तो अगर ये मगामूल अगर अश्विनी नक्षत्र के अगर हैं और महादशा में अगर आते हैं तो व्यक्ति को इतना परिश्रमी, इतना कठोर दंड दे देते हैं कि उसके अपने मुख से ही स्वीकार करता है, वो एक्सेप्ट करता है। वरना देखिए कौन एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने कोई गलत किया, लेकिन शनिदेव वाकई में कर्म के निर्माता है, तो व्यक्ति अपने मुँह से ही कहता है कि हाँ पूर्व जन्म में मैंने कोई महापाप किया। ये बहुत अच्छा सरल सूत्र दिया, देखिए अपनी कुंडली में लगा के देखिए कि शनि किस नक्षत्र में बैठा है। मैंने नवमांश कुंडली पर पहले काफ़ी कुछ बोला है, उसमें से एक सूत्र देता हूँ
नवमांश के विषय में, नवमांश विवाह का, कि यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव पाप युक्त होकर के बैठा हुआ है, किंतु सामने वाला जो उसका स्पाउस है उसका सेवेंथ लॉर्ड बलवान होकर के अगर बैठा हुआ है, तो वो उसी कुंडली को संभाल लेगा। एक अनुभव की बात और बताता हूं बड़ी सरलता के साथ डी नवमांश के बारे में, कि आप किसी जातक जातिका की कुंडली लगाइए और उसमें देखिए, बहुत अच्छा विषय है ये, कि D9 में किसी जातिका का जो लग्नेश बना D9 का, वो पुरुष कुंडली में वो ग्रह 6, 8, 12 भाव में अगर बैठा है, तो भाई साहब निश्चित रूप से कह सकता हूं मैं कि जीवन भर उसका पति उसका तिरस्कार करता रहेगा, उसका अपमान करता रहेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण, बड़ी सरलता वाला मैंने एक आपको तथ्य दिया है। बड़ी सरलता के साथ आप देख लें कि मेरा स्पाउस, मेरे लगन का मालिक, मेरे स्पाउस के D9 में जो लगन का मालिक है वो 6, 8, 12 में तो नहीं गया। अगर 6, 8, 12 में गया तो समझ लीजिए कि ये व्यक्ति ये जीवन भर मेरा तिरस्कार करता रहेगा, तिरस्कृत करता रहेगा। कितनी सरलता से मैंने बताया, बड़ी सरलता से देखा, पाएंगे आप, निश्चित रूप से इस चीज को पाएंगे आप। अब ऐसे ही देखिए आप कि नवम भाव का स्वामी D9 का, नवम भाव का स्वामी कहीं तो पाप ग्रहों से युक्त है, दृष्ट है, 6, 8, 12 भाव में गया है, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि वो पति या पत्नी इस वैवाहिक जीवन का धर्म होगा उसको निभा नहीं पाएगा। बड़े आराम से देखिए, D1 चार्ट मत देखिए आप, इस D1 में 7th हाउस कहाँ गया, 7th हाउस का मालिक ऐसा हो गया, राहु केतु आ गए, शनि देख रहे हैं, सब छोड़ दीजिए, नवमांश कुंडली देख लीजिए आप, दोनों की लगाइए बराबर बराबर, और देखिए कि जो 7वां भाव क्या होता है, फिजिकली रिलेशनशिप होती है, तो क्या वो उसका सम्मान करेगा। तो 7वां भाव अगर पीड़ित है, हमारे 7वें भाव का स्वामी, हमारे स्पाउस के 7वें भाव, हमारा 7वें भाव का स्वामी अगर हमारे पार्टनर के किसी भी भाव में, विशेष रूप से 6, 8, 12 भाव में अगर पीड़ित हो गया, तो भाई साहब शादी तो मैं नहीं कह रहा कि चलेगी नहीं चलेगी, टूटेगी, मैं इस विषय बात नहीं कर रहा मैं कि तलाक हो जाएगा, लेकिन हाँ ये मैं जो कहूँगा कि वो व्यक्ति या वो जातिका या जातक जीवन भर जो वैवाहिक जीवन का सुख होता है वो नीरसता भरा होता है, उसका सुख प्राप्त नहीं हो पाता। इसे कहते हैं कुंडली मिलान, जो थोड़ा सा मैंने इशारा दिया है, मैंने इस विषय मैंने करीब 4, 5, 6 बार बोल चुका हूँ मैं बड़ी सरलता के साथ, कि गुण गण मिला लिए, भ्रगुट मिला लिया, नाड़ी मिला ली, साहब बस ठीक है, हो गया, कुंडली मैचिंग हो गया। इस पे निगाह मान लीजिए, अगर आपका जो लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश और सप्तमेश अगर दोनों ही कुंडली में किसी पाप प्रभाव में नहीं है, किसी दारक ग्रह से पीड़ित नहीं है, पाप कर्तरी में नहीं है, योग कारक अवस्था में बैठे में, कुछ मत देखिए, शीघ्र विवाह कर दीजिए। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। एक बहुत अच्छा सरल सूत्र देता हूं, आत्मकारक ग्रह और दारक कारक ग्रह अगर ये कहीं अशुभ या शुभ नवमांश में अगर ये दृष्टि या युति बनाते हैं, तो ये भी एक अच्छे संकेत नहीं होते विवाह के। ये भी एक बहुत सरल सूत्र मैंने बहुत कुंडली पर लगा के देखा कि यदि दारक कारक ग्रह, चाहे वो नरसिंह शुभ ग्रह भी है, अगर यदि वो दारक कारक ग्रह है और वो आत्मकारक ग्रह से कहीं ना कहीं किसी प्रकार का संबंध बना रहा है और शुभ भाव में बना रहा है, तो वो भी मैंने अनुभव किया है कि वो विवाह भी सरलतापूर्वक, एक उत्साहपूर्वक नहीं चल पाता। इस पर भी अपनी कुंडली में लगा के देखें, चेक करना बड़ी सरलता है, चेक कर सकते हैं, कहीं जाने आवश्यकता ही नहीं है आपको। अपनी कुंडली में स्वयं ही आप ज्योतिष बने ना, देखें, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप देखिए, कहीं अगर ऐसी विषम स्थिति किसी के वैवाहिक जीवन में देखते हैं आप, तो उसकी कुंडली उठा के देखिए, 100% सत्य तथ्य मिलेंगे आपको। देखिए, एक विषय और मैं बताना चाहूँगा, मेरे पास जो भी कुंडली आती है, जब मैं कुंडली का उनका प्रेडिक्शन करने लगता हूँ, तो मुझे ऐसा आभास होने लगता है कि ये शायद एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रख रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, कहीं से क्लासेस दे रहे हैं। तो
चलिए आज आपको मैं एक गूढ़ रहस्य देता हूँ कि सही मायनों में देखिए, शिक्षा तो सभी लोग लेते हैं, हाई सेकेंडरी जैसे बीए ले लिया, बीएड कर लिया, तो शिक्षा तो सभी ले रहे हैं। तो ऐसी ज्योतिष की शिक्षा तो बहुत लोग ले रहे हैं, अनेकों बच्चे ले रहे हैं। मैंने देखा विवाहित स्त्रियाँ भी ले रही हैं, पुरुष भी ले रहे हैं, और एक ऐसी एज में भी उनका इंटरेस्ट जागता है कि साहब, जबकि उनको जो है जीवन में सब कुछ कर चुके हैं वो, लेकिन फिर भी उनकी जिज्ञासा है कि हम ज्योतिष पढ़ें, ज्योतिष करें। तो मैं जब कुंडली देखता हूँ, प्रेडिक्शन करने लगता हूँ, तो वो आगे आगे बोलना शुरू कर देते हैं। तो मुझे थोड़ा सा ना हंसी आती है, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कहीं से क्लासेस वगैरह लिए आपने? तो कहते हैं साहब हमने कहीं से क्लासेस लिए, हमने पढ़ा है और हम सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो हम आपके पास आए कि शायद कुछ आपसे भी मिले, तो हम उन चीज़ों को, नोट्सों को उतार लें। तो देखिए, विषय तो बहुत है, ये बहुत गुड है, लेकिन एक मोटा मोटी कि क्या हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, तो क्या ऐसी अवस्था है हमारे जीवन में कि हम एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं? क्या हमें सफलता मिल सकती है? ठीक है, ज्योतिष में एक तपस्या है, ये मेहनत नहीं है, ये तपस्या है, बड़ा त्याग है इसमें। कहीं ना कहीं ये देखिए ना कि इतना इसमें सफरिंग हो जाता है, इतना स्ट्रगल हो जाता है कि हम एक अलग दुनिया में जा चुके होते हैं। कभी कभी तो अपने परिवार वालों से भी उपेक्षा सी लेनी पड़ जाती है। तो ठीक है, आप सीखिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप वाकई में, जैसे मैंने आपसे कहा ना, एक गोल्ड मेडल वाली बात बताई थी मैंने आपको, गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं वो लोग। एक कामना तो सब बच्चे करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन गोल्ड मेडलिस्ट तो एक ही को मिलता है ना। तो कुंडली खोल के देखिए, जो मैंने बताया 2, 6, 10, 11, चाहे वो दशा सूक्ष्म में भी आई हुई है, उस वक्त बंदे को गोल्ड मेडल मिल जाएगा। तो उसी प्रकार देखिए कि अगर बस आप शिक्षा लेना चाह रहे हैं, किसी माध्यम से आप पढ़े लिखे, खूब मेहनत की आपने, लेकिन क्या प्रसिद्धि मिलेगी? क्या वाकई में आप एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे? तो मैं आपको थोड़ा सा एक हल्का सूत्र देता हूँ, बहुत ज़रा सा सूत्र देता हूँ, तो कि हाँ, आप कहीं ना कहीं स्टैंड अप हो जाते हैं कि यदि आप भरणी, उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फागुनी, मघा, अगर इन नक्षत्रों में आप बैठे हैं, विराजमान हैं, इन नक्षत्रों में आपका चंद्रमा विराजमान है, या ये ग्रह इन नक्षत्रों में विराजमान हैं और एक अच्छी अवस्था में हैं, और कारकांश कुंडली में जाके देखिए आप कि कारकांश कुंडली में नवम भाव में बुध या बृहस्पति अगर बैठे हैं, तो आप एक वाकई में नेम फेम और एक आध्यात्मिक परमार्थ सेवार्थ प्रसिद्धि प्राप्त करते हुए ज्योतिषाचार्य बन जाएंगे। वहाँ आपकी मेहनत रंग आ जाएगी। निश्चित रूप से कहता हूँ, नक्षत्र बताया मैंने, इस नक्षत्र में देखिए कि इन नक्षत्रों में सूर्य है क्या, शुक्र है क्या, केतु महाराज हैं क्या, ठीक है ना, बृहस्पति महाराज हैं क्या, बुध महाराज हैं क्या। तो हाँ, निसंदेह अगर आप जो ज्योतिष बनना चाह रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, आप दिन रात पढ़ रहे हैं, सफलता मिलेगी आपको, डेफिनेटली मिलेगी, 100% मिलेगी। यही आपको ये भी सूत्र दे दिया मैंने। ये मेरा अपना व्यक्तिगत शोध है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत शोध है जो अब तक मैं पहुंचा हूं। एक और बता देते हैं आपको, देखिए जैसे कहा जाता है ना कि 3, 6, 8, 10, 12, 3, 6, 8, 12 के ग्रह अशुभ होते हैं, बड़ा बुरा फल देते हैं, और इनकी महादशा में बड़ा कष्ट, पीड़ा, बड़ा संघर्ष उठाना पड़ता है। तो मैं उस कुंडली को भी बड़ा भाग्यशाली मान लेता हूँ कि ये 3, 6, 8, 12 भाव के जो स्वामी होते हैं, अगर वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं, चाहे वो राशि कोई भी है, तो उनके जो पापत्व होते हैं, जो उनके बुरे प्रभाव होते हैं, वो लगभग समाप्त हो जाते हैं, और वो अपनी महादशांतर दशा में शुभ फल ही दे जाते हैं। वो ये मेरा अपना देखा हुआ अनुभव है। देखिए एक विषय और आता है कि लोग बाग ये पूछते रहते हैं मुझसे कि साहब हम क्या लोन ले लें, या हमने लोन लिया था लेकिन बड़ा संघर्ष हो रहा, लोन उतार नहीं पा रहे हैं। तो बड़ा सरलता सूत्र है कि लोन के लिए या कर्जे के लिए मंगल को जरूर देखें आप। यदि एक बलवान अवस्था में आपकी कुंडली में, जैसे कि 3, 6, इसे रोक देना, उसे जोड़ देना, 3, 6, 10, 11, 3, 6, 10, 11 में अगर एक अच्छी बलवान अवस्था में अगर आपका मंगल है, चाहे
वो दशा उसकी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है। दशा किसी भी ग्रह की है, आप लोन ले लीजिए, मंगल इतना बलवान होकर बैठ जाता है कि वो कर्ज को बहुत तेजी के साथ उतार देता है। आपने देखा भी होगा, लोग बागों ने 1-1 करोड़ का लोन लिया 10 साल का, लेकिन मालूम चला वो साल भर में उन्होंने उतार के अलग कर दिया। सिविल बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसके पीछे मंगल को भी जरूर चेक करें कि अगर मंगल अगर अच्छा है, बलवान है, 3, 6, 10, 11 में बहुत मजबूत अवस्था में है, तो आप दबाए कर्जा लीजिए, अपना व्यवसाय में लगाइए और आपकी सिविल भी बहुत अच्छी होगी और नेम फेम प्राप्त होगा। कर्जा इतनी सरलता से उतार देता है वो व्यक्ति। वो कहता है कि लोग पता नहीं क्यों कर्जा लेकर के भी कर्जा देते नहीं है। जो लोग चर्चा करते हैं ना कि कर्जा ले लेता लेकिन देता नहीं है, तो उनकी भैया ग्रहों में कुंडली, उनकी कुंडलियों में स्थितियाँ होती हैं कि मंगल देखो ना कितना बलवान लेके बैठे हैं भैया, आप भाग्य ही कर्जा ले खुल रहा है। अब कितनी सरलता से जो मंगल देव आपका जो है कर्जा उतरवा रहे हैं। ये भी एक मैंने पाया कुंडली के अंदर, अनेक कुंडलियाँ पाया कि यार ये व्यक्ति तो जो है लोन ले करके ही ये कहीं ना कहीं ब्रांड बन गया, नेम फेम वाला व्यक्ति। देखिए, दूसरे भाव के केतु को लोग कहते हैं कि बड़ा कड़वा बोलता है। ये एक ऐसा शब्द बोल देता है जो हृदय को छलनी कर देता है। ठीक है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए दूसरे भाव में केतु है, एक सूत्र दे रहा हूँ, 7वें भाव में शनि है। वो व्यक्ति इतना मधुर बोलेगा, इतना सुंदर बोलेगा कि लोग उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, वो उसे सुनना चाहेंगे। केतु 2 भाव में है, 7वें भाव में शनि है, लोग उसे सुनना चाहेंगे। बहुत मधुर बोलता है वो व्यक्ति, ऐसा ही पाया जाता है। तो एक ही परिपाटी को ले लेना कि साहब बस केतु 2 भाव में बैठेगा, बस याद तो साहब ऐसा तीर मारेगा शब्दों का कि हृदय छलनी कर देगा, तो ऐसा नहीं है। 7वें भाव में शनिदेव को बैठाइए, फिर देखिए आप कितना मधुर बोलेगा, वो कितनी सरलता से बोलेगा कि लोग उसे नजरअंदाज करेंगे। वो हजारों की भीड़ में अगर वो बोलेगा तो लोग सारे उसकी तरफ ही आकर्षित हो जाते हैं सुनने के लिए। कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग छिपे हुए रहते हैं अपने जीवन में, लेकिन अचानक से उन्हें इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है कि लोग उन्हें अपने कंधों पर बैठा लेते हैं, उन्हें वो पूजनीय हो जाते हैं, वो एक आदर्श बन जाते हैं। तो मैंने देखा है इस तरह के लोग के लगन भाव में सूर्य को बैठाइए और लाभ भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया, तो ये तो इतना काटे सत्य देखा है मैंने कि वो व्यक्ति जैसे कहते हैं ना कि सूर्य सुबह उदित होता है लेकिन रात्रि काल में सूर्य अस्त हो जाता है तो कितना नकार हो जाता है। तो ये तो हो सकता है कि उसके जीवन में किसी भी कारण से कोई महादशांत दशा इस तरह की श्रुति आ रही हैं कि वो समाज में स्थापित नहीं हो पा रहा, लोग उसे जान नहीं पा रहे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चाहे किसी भी कालखंड में एक ऐसी अवस्था बनती है कि लोग उसे जो अपने कंधों पर उठा लेते हैं, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता है वो, इतना नेम फेम प्राप्त होता है। अगर लगन में सूर्य है और एकादश भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, तो देखिए कोई भी भाव खराब नहीं होता ना। कहते ना 6-12 भाव खराब हो जाते हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ बार बार अपने विषय में कि लगन में सूर्य और 12वें भाव में एकादश भाव को बैठा दीजिए, व्यक्ति प्रसिद्धि पा जाएगा। 6ठे घर की एक व्याख्या बताता हूँ कि 6ठे घर में पापी ग्रह को अच्छा फल देते हैं। तो 6ठे घर में आप शनि, सूर्य, मंगल, राहु इसी को बैठा दीजिए और 6ठे घर के स्वामी को केंद्र में विराजमान कर दीजिए। अब वो भाग्य से 6ठा भाव कर्म बन गया, भाग्य का कर्म, और उसका जो भाग्य का स्वामी है चाहे वो कितना भी कमजोर हो जाए, मैं लिख के देखता हूँ कि वो रोग शत्रुओं को तो हरा ही देता है, वो भाग्य को भी कहीं ना कहीं चमका देता है। ऐसा व्यक्ति हार नहीं मानता। कहता ना कि भाग्य कमजोर हो गया, अगर 6ठे भाव में सूर्य या मंगल या राहु या शनि विराजमान हो जाए और भाग्य का मालिक कमजोर हो जाए और 6ठे भाव का मालिक केंद्र भाव में जाके बैठ जाए, तो वह व्यक्ति रोग ऋण शत्रु तो छोड़िए, तो भाग्य को भी चमका देता है वो। तो 6ठा भाव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाग्य का कर्म है और ये कर्म कराते हैं, ये मेहनत कराते हैं ग्रह। तो इसलिए मैं कहता हूँ कोई भाग्य खराब नहीं होता, कोई भी भाव खराब नहीं होता। ज्योतिष में सबसे मेन तो कुंडली होती है। अगर हम देखें तो कुंडली होती क्या है मेनली? देखिए कुंडली 12 भाव 12 राशियां होती हैं, एक चक्र बना हुआ था। पहले भाव को हम लगन बोलते हैं,
उससे हमारा शरीर, स्वयं हम, हमारी अवस्थाएं, हमारा स्टेटस या उसके मालिक जो बनता है उससे देखा जाता है हमारा स्वास्थ्य, हमारी आयु। दूसरा भाव धन का होता है, वाणी का होता है, कुटुंब परिवार का होता है, खाने पीने का होता है। तीसरा अगर हमारा कहीं ना कहीं भाई बहनों का होता है, सहोदरों का होता है, ट्रैवल का भी होता है, स्ट्रगल का भी होता है। चौथा भाव हमारा भूमि भवन वाहन का होता है, सुख का होता है, कामनाओं का होता है, टूर एंड ट्रैवलर्स जो लंबी लंबी दूर की यात्राएं होती हैं वो भी दर्शाता है। और एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, चौथा भाव जनता का समर्थन भी होता है राजनीतिक नेताओं के लिए। पॉलिटिक्स में। हाँ जी, चौथा भाव जनता का समर्थन, वो भी वहीं से देखा जाता है। पांचवा भाव संतान का है, बुद्धि का है, व्यापार का है, एंटरटेनमेंट का है, विदेश यात्राओं का भी है। छठा भाव हमारा रोग ऋण शत्रु का है। लेकिन रोग ऋण शत्रु के अलावा मैंने अभी बीच बीच में आपको बताया ना कि ये कहीं ना कहीं कर्म का भाग्य कर्म है। तो छठा भाव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि यही तो धुरी है ना रोग ऋण शत्रु की, कि कहाँ ये भाव क्या कर रहा है, क्या रोग दे रहा है, क्या शत्रु पैदा कर रहा है, या शत्रु विजय प्राप्त कर रहा है, शत्रु हमें पराजित कर रहे हैं। साथ अगर हमारे स्पाउस का होता है, हमारे पार्टनर का होता है, हमारी विदेश यात्रा का भी होता है, हमारे कहीं ना कहीं रोजाना दिनचर्या की जो आमदनी होती है उसको भी दर्शाता है। और ये थाना कोर्ट कचहरी का भी होता है। आप देखिए ना कि अपने स्पाउस से जब लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या होता है, थाना कोर्ट कचहरी होता है ना। भाई पति पत्नी में आपस में शत्रुता बनती है तो उसके बाद क्या होता है, थाना कोर्ट कचहरी होती है। आठवां भाव गड़ा हुआ धन भी होता है, अचानक से मिला हुआ धन भी होता है, गूढ़ रहस्यों का भी भाव होता है। ये कहीं ना कहीं हमें पैतृक संपत्ति दिलाने के विषय में बताता है, दर्शाता है। जैसे आपका इंश्योरेंस होता है, बीमा होता है, वसीयत होती है। और ये कहीं ना कहीं पीड़ा का भी होता है, आध्यात्मिकता भी होता है। जितने भी देखिए जो आध्यात्मिक संत हुए हैं या व्यक्ति हुए हैं उनका आठवां भाव बड़ा मजबूत होगा, उसमें बैठा हुआ ग्रह बड़ा बलवान होगा। ये कर्जे का भी है, मृत्यु का भी है, दुख का भी है, संघर्ष का भी है, मृत्यु तुल्य पीड़ा का भी है। नवा भाव बड़ी दूरी की यात्राओं का भी होता है, भाग्य का भी होता है, धर्म का भी होगा कि अपने धर्म को किस प्रकार निर्वहन करता है। ये क्या ये भाग्यशाली है, क्या ये प्रारंभ में अच्छे कर्म करके आया है। एक लंबी दूरी यात्रा भी दिखाता है ये। 10वां भाव हमारे व्यवसाय का है, नौकरी का है। इसमें हम अपने आभूषण वगैरह, सोना चांदी, अपने धन को भी देख सकते हैं, स्टेटस सिंबल को भी देख सकते हैं। राजनीतिक कैरियर को भी यहीं से दर्शाया जाता है। एकादश भाव जो सारी चीज़ों की धुरी है जीवन की, वो लाभ है कि हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं कि क्या हमें लाभ होगा। जो हमारी कामना है वो उसको दर्शाता है, हमारी कामनाओं की पूर्ति, हमारे लाभ, हमारी इच्छा पूर्ति, प्रॉफिट। 12वां भाव विदेश यात्रा का भी होता है, जेल भी है, अस्पताल खाना भी है, अपव्यय भी है, व्यय भी है और विदेश यात्रा भी है। और साथ में ये एलिगेशन है और बेडरूम भी यही होता है। मैंने देखा ना, मैंने बता मैं पीछे भी कि हमने सारे भाव का वर्णन पढ़ लिया, लेकिन 12वां भाव बस ये बता दिया तो भाई बेडरूम कहाँ है, तो 12वां भाव बेडरूम भी होता है। ये भाव होते हैं, इनका इस प्रकार से परिचय होता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बचपन से उनमें लीडरशिप की क्वालिटी होती है कि वे बचपन से ही अपने दोस्तों को लीड कर रहे होते हैं, फिर अपने कॉलेज में लीड कर रहे होते हैं, फिर बाद में जाके पॉलिटिशियन बन जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। मान लो वे एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ते ही नहीं है तो वे आपस में दूसरों से, लोगों से बात नहीं कर रहे, वे अपने अंदर ही रह रहे हैं, मतलब अपने अंदर ही बातें कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी एस्ट्रोलॉजी से प्रभावित होती हैं क्या? 100%। अब देखिए ना, मैंने आपको बताया ना कि चौथा का जनता का समर्थन, 10वां भाव व्यवसाय, कैरियर और कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए प्रबल, राजनीति, पार्लियामेंट, इन सब चीज़ों को दर्शाता है ये। तो अगर ये सब ग्रह बलवान हो जाते हैं या ये भाव बलवान हो जाते हैं तो बच्चे में एक नामस योग बन जाता है। उसमें शुरू से ही वो प्रवृत्ति मिलती है कि वो राजनीति करने लगता है, वो नेता बनता है। कहीं वो अगर नाटक भी करता है तो वो कहता है कि मुझे राजा बनना है, मैं सिंहासन में बैठ करके जो है नाटक करूँगा। अब जो आपने कहा कि एक बच्चा होता है जो पढ़ाई कर रहा है, सिर्फ कहीं किसी भाई दुनिया से मतलब नहीं रखता, तो उसके पीछे चंद्रमा का भी एक रोल आ जाता है, कहीं ना कहीं बृहस्पति का रोल आता है। फिर उसका 8वां भाव जागृत है, मैंने कहा ना आध्यात्मिकता। तो चौथा भाव भी कहीं ना कहीं मजबूती के साथ अपना प्रभाव देने लगता है कि वो व्यक्ति दुनिया संसार से छोड़ करके अपने अलग एकांत में अपना पठन पाठन करता है। सिद्धियाँ होती हैं वो 8वें भाव से होती हैं, लेकिन आध्यात्मिक विषय जो होता है 8वें भाव से होता है। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं कि ये जातक या जातिका किस नेचर का
या इसका एटीट्यूड, या इसकी लाइफ, या इसकी मेंटलिटी, या इसका करेक्टर, वो सब चीज़ें ज्योतिष दर्शा देता है। एक बहुत कॉमन टर्म आती है लग्न। लग्न से क्या अभिप्राय है? लग्न हम स्वयं है ना, अच्छा। जो हम अपना प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं। लग्न हम स्वयं है कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पर, अपने प्रारब्ध को भोगने, उसे लगन कहते हैं। लगन, लगन का लॉर्ड वो हम ही तो हो गए। ऐसे लोग हैं अंकल, मतलब बहुत से लोग हैं जो हाथों में अंगूठी पहन के रखते हैं या गले में कोई रत्न डाल के रखते हैं। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से हम रत्नों के बारे में बताते हैं कि अगर आपको ये परेशानी है तो आप इसे पहन के आपकी परेशानी थोड़े टाइम में जा भी सकती है। तो इस टाइप से, जैसे नॉर्मल अगर नाम हो तो देखिए रत्नों का क्या महत्व है? देखिए रत्नों का महत्व होता है, ऐसा नहीं है। अब देखिए ना, आदि युग में देखिए रावण कितने रत्न पहना करता था, कितना प्रकांड पंडित था, विद्वान था, शास्त्र ज्ञाता था, ज्योतिष ज्ञाता था। लेकिन इसमें एक विडंबना है कि हमें रत्न को बारे में थोड़ा सा ना अलग से पढ़ना पड़ता है कि भाई ये रत्न जो है ये किस किस कहाँ बैठ करके पीड़ित होते हुए भी कि किस किस भाव का निर्देशन दे रहे हैं। तो देखिए 12 के 12 भाव होते हैं। कभी कभी देखिए कि जो है छठे भाव को रत्न पहन लिया जाता है, मैं बनाता हूँ। अब जबकि लोग कहते हैं छठे भाव को तो छूना भी नहीं है। कभी कभी मैं 12 भाव के फल को, कभी कभी मैं लग्नेश के रत्न को दबा देता हूँ, अरे भैया मत पहन, जब से तूने से पहना पीड़ा बड़ी होगी, मानसिक पीड़ा ही होगी, अब शारीरिक पीड़ा ही होगी। तो रत्नों का महत्व है, बिल्कुल है, 100% है। बशर्त यह है कि रत्न रत्न हो, कुछ और ना हो, और वो रत्न पहने जाएं जो हमारी जीवन को एक सही दिशा देते हैं। तो रत्न अपना कार्य करते हैं। अब हमने रत्न ही ऐसा पहन लिया कि पता नहीं वो रत्न है नहीं है, क्या है क्या नहीं है। और दूसरा, वो जो हमारी कामना है, जो हमारी इच्छाएं हैं, जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, मालूम चला कि वो उन भावों को निर्देशित ही नहीं कर रहा। फिर हम कहेंगे कि यार तो रत्न बेकार है, तो सब बकवास है, सब खाने कमाने के धंधे बने हुए हैं। तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है। ये रत्न अपना काम करते हैं। रत्न में देखिए ना, अब आज इतनी भाग दौड़ की दुनिया में मैं तो रत्न को इतनी प्रार्थना नहीं देता, लेकिन मजबूरी है कि लोगों के पास समय ही नहीं है। अगर हम उनसे कहें कि भाई थोड़ा 10 मिनट बैठ के आप थोड़ा सा ये मंत्र निकाल लीजिए, माला पकड़ लीजिए, चलिए माला ही मत पकड़िए, थोड़ा सा वैसे 10 मिनट 15 मिनट प्रेयर कर लीजिए, ये मंत्र निकाल लीजिए, बोलते इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, तो क्या करा। ठीक है, तो भाई अगर हमें दिखता है कि भाई ये रत्न इससे सुटेबल रहेगा तो भैया स्टोन पहन लीजिए, ये कहीं ना कहीं सहायक बन जाएगा आपके जीवन में। तो रत्नों का बहुत महत्व है। एक ज्योतिष में आता है वास्तु। वास्तु जैसे कि गेट इस साइड होना चाहिए, या हम सोते हैं तो पैर इस साइड ना हो, फोटो इस साइड ना लगा रखे हो आपने, जैसे होता है ना दक्षिणी दीवार। वास्तु का बड़ा महत्व है जीवन में। अब हमने मकान बनाया, लेकिन वास्तु के हिसाब से अगर हम देखें, वास्तु क्या है? वास्तु है हम जिस मकान में रह रहे हैं, क्या उसमें सकारात्मक ऊर्जा बनी हुई है? कि फ्रेश रूम कहाँ बनना है, बेडरूम कहाँ बनना है, हमें पूजा घर कहाँ बनाना है, हमें अपनी जो सीढ़ियाँ होती हैं वो किस दिशा में लेके चलनी है। तो ये सारी चीज़ें इंगित करती हैं, अगर ये सही रूप से सही तरीके से अगर बनी हुई हैं कि उसमें सकारात्मक ऊर्जा है, तो वहाँ मैं मानता हूँ चाहे कितना भी महादशा खराब है, लेकिन अगर आपका घर में, जिस परिवार में, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर उसका वास्तु बिल्कुल सही तरीके से अगर है, बना हुआ है, तो वो महादशा भी इतना अनिष्ट फल नहीं दे पाती जितना की दिखती है। तो वास्तु का विषय आता है कि एनर्जी, कि हम जहाँ रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, तो वहाँ एनर्जी हमने किस प्रकार की ले रहे हैं, नेगेटिव, नकारात्मक या सकारात्मक। तो इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये, वास्तु का महत्व है। अब हमने कहीं गलत जगह पर लैट्रिन बना लिया, देखिए वहाँ जहाँ किचन होना था या पूजा घर होना था, तो बताइए ऊर्जा खराब हो गई, स्वाभाविक है। रसोई के बराबर हमने लैट्रिन ले लिया। अक्सर देखता हूँ कि थोड़ा सा आजकल सीमित दायरा होता जा रहा लोगों का, भूमि कम होती जा रही है। 50 गज में मकान बना, सीढ़ी बनाई, सीढ़ी के नीचे लैट्रिन बाथरूम बना लिए। अब सीढ़ी क्या है, राहु है। तो आप समझ सकते हैं कि फिर उसके परिवार में, उसके घर में विशेष रूप से कोई सकारात्मक ऊर्जा तो बनेगी नहीं, क्योंकि राहु को आपने कहीं ना कहीं खराब कर लिया। तो ये वास्तु का एक अपना एक विषय है। अब ये वाकई में महत्वपूर्ण है। इस पर भी अगर आज व्यक्ति अगर ध्यान दे के चले, देखें ना पुराने लोग कितने ज्ञानी थे, जबकि हम उन लोगों को अनपढ़ कहा करते थे।
लेकिन आप उस दुनिया में जाके देखिए, उनका रहन सहन का तरीका देखिए, तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि वाकई वो कितने ज्ञानी बुद्धिमान थे कि उन्होंने अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन को इन ग्रहों से संबंधित वास्तु से जोड़ा हुआ था। और देख लीजिए, बड़े शांति से, बड़ी सरलता से, बड़े उत्साह के साथ, बड़ी प्रेम पूर्वक उन लोगों का जीवन निर्वहन होता था। और आज की दौर देखिए आप क्या चल रहा है। तो ये सब तो बातें हो चुकी जो एस्ट्रोलॉजी में नॉर्मली होती हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में क्या कहना चाहोगे आज के लोगों से, क्योंकि आजकल युवा ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी के प्रति झुकाव रख रहे हैं धीरे धीरे पुराने लोगों के मुकाबले। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि देखिए, ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, ये ज्ञान है। और ज्ञान का अर्थ होता है कि अपने आप को अनुशासित करना, कि इस सृष्टि का सार क्या है, हमें किस प्रकार जीवन निर्वहन करना है, नैतिकता से या अनैतिकता से, परमार्थ से या स्वार्थ से। सीखिए, सभी को अधिकार है, सीखना चाहिए, अच्छा है। और बाकी तो मैंने आपसे कहा ना कि जो है कि विशेष रूप से मैंने कुछ टिप्स दिए कि उन लोगों को विशेष गॉड गिफ्ट होता है। मैं नक्षत्रों का जिक्र किया था ना कि विशेष रूप में मैंने अनुभव किया कि भाई मघा है, भरणी है, उत्तरा फाल्गुनी है, उत्तरा भाद्रपद है। तो इसमें अगर जातक का चंद्रमा होता है या कोई नैसर्गिक शुभ ग्रह अच्छे भाव में विराजमान बलवान होकर बैठता है, विशेष रूप से केतु महाराज हैं, शुक्र महाराज हैं, सूर्य महाराज हैं, बुध महाराज हैं, बृहस्पति महाराज हैं, तो हाँ, निश्चित रूप से व्यक्ति को यह सफलता प्राप्त हो जाती है। अच्छा एक एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। भैया मैं तो यही कहूँगा कि ये एस्ट्रोलॉजर बनिए, लेकिन थोड़ा सा परमार्थ के लिए बनिए और थोड़ा सा इसमें तप कीजिए। कुछ आप जो पढ़ रहे हैं उसको, जैसे होता है ना साइंस पढ़ते हैं तो उसमें प्रैक्टिकल होता है, तो ऐसे आप अपने व्यक्तिगत रूप से उन ग्रहों को समझते हुए कुछ अपने दिमाग से उस ग्रह से संबंधित शोध कीजिए। तब कहीं जा करके, थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन तब कहीं जा करके आप एक सही स्थान पर पहुंच पाएंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे एक आग्रह पर पॉडकास्ट में आने के लिए और इतने अच्छे विचार रखने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने कीमती समय निकाला और मुझसे ज्योतिष पर चर्चा की। और मेरा तो उद्देश्य ही यही है कि जितने भी युवक युवतियाँ हैं वो थोड़ा सा समझें, अपने जीवन की महत्ता को समझें और उसे थोड़ा सा उसका महत्व समझते हुए एक सही अनुसरण करें, एक सही कर्म करें और एक समाज में अपने आप को ऊंचाई पर ले जाए, एक सही समाज का निर्माण हो। धन्यवाद।